स्टार्ट करते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा आसान सा छोटा सा चैप्टर। नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एक माइंड मैप के अंदर इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपके मोस्ट ऑफ द मेंस के सवाल आपसे इस माइंड मैप के बेसिस पे निकल जाएंगे, हो जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे लेक्चर के अंदर। ये छुटमुट चीज है वो अभी पढ़ लेते हैं। क्या वापिस से चालू कर दूं तो भाई साहब वापिस से करंट आ गया। अरे देख रे, देख जीरो, इंटेंसिटी जीरो का मतलब इस पे कोई लाइट नहीं डाली, कोई लाइट नहीं डाली तो कोई पहुंचे भी नहीं इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट डाली तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकले, तो पहुंचे तो करंट आया। क्या मेरी बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का निकलना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है। अभी बताया कि अगर गंदा फोटोन डाल रहे हो तो आप कितनी मर्जी इंटेंसिटी बदल लो, कुछ नहीं होने वाला। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है भैया। स्टार्ट करते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा आसान सा छोटा सा चैप्टर। नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एकदम आसान चैप्टर, बच्चों को भी आसान लगता है, टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। छोटा सा ही चैप्टर है। एक माइंड मैप के अंदर इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपके मोस्ट ऑफ द मेंस के सवाल आपसे इस माइंड मैप के बेसिस पे निकल जाएंगे, हो जाएंगे। बस थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये तो आपसे वैसे भी एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि आप माइंड मैप को देख रहे हो तो रिवाइज करने ही आए हो, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। इस चैप्टर का दूसरा नाम है क्या कि भैया लाइट का दोगला व्यवहार, रेडिएशन का दोगला व्यवहार। कभी लाइट को बोला जाता है कि वो पार्टिकल नेचर है, कभी लाइट को बोला जाता है कि वो वेव नेचर है। तो चलिए मिलकर निकालते हैं इस लाइट के दोगलेपन को। तो चलिए जी, सबसे पहले बेटा आता है अपने पास कुछ टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, ये कुछ स्लाइड्स में मैंने लिखा हुआ है जहां पे थ्योरी ज्यादा है, बाकी मैंने समझाया हुआ है। हर एक चीज बहुत मजे से आपको समझ में आएगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात आती है बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिशन की। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का तरीका है ना जी। कैसे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है किसी कंडक्टर में से, किसी मेटल में से, कैसे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। किसी सरफेस पे से या किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी जो देनी पड़ी, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल या फिर उस मटेरियल का क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। और वो डिपेंड करता है बेटा आपके पास नेचर ऑफ द मटेरियल एंड सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर। इसके बाद आती है बेटा कितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। वो आपके पास तीन तरीके हैं बेटा। एक आता है आपके पास फील्ड एमिशन, एक आता है आपके पास थर्मी आयोनिक एमिशन, और एक आता है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे लेक्चर के अंदर। ये छुटमुट चीज है वो अभी पढ़ लेते हैं। क्या थर्मी आयोनिक एमिशन किसे बोला जाता है बेटा? थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि हम जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं बेटा? हीट से निकाल रहे हैं, हीट के द्वारा निकाल रहे हैं। यानी कि मान लो आपके पास एक ये क्या है, आपके पास रोड है, जैसे गीजर में रोड नहीं होती, आपका पानी गर्म करने की रोड होती है, उसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया तो ये क्या हो गई? गर्म हो गई, बहुत ज्यादा गर्म हो गई। तो इस मेटल को क्या मिली? एनर्जी मिली। और इस एनर्जी मिलने के कारण इसके अंदर जो लूजली बाउंड्री इलेक्ट्रॉन थे वो इसके सरफेस को क्या किया? छोड़ के चले गए। और किस तरीके से हमने क्या किया? इस मेटल से या इस मटेरियल से इसके इलेक्ट्रॉन्स को जुदा कर लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि हीट देने से, गर्मी देने से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ जाता है उसे बोलते थर्मी आयोनिक एमिशन। क्लियर? अगला बेटा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या होता है बेटा कि मान लो ये पेन क्या है, एक कंडक्टर है और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर है ना भाई, बाहर थोड़ी आ गए अपने आप। यस सर। लेकिन इसी पेन को मैं एक बहुत 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 हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने यहां रखा है, एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर एक क्या लगा दी? पॉजिटिव साइड प्लेट लगा दी, और ये बहुत हाईली चार्ज पॉजिटिव प्लेट है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इससे, वो भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। तो इसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज्यादा हाई फोर्स लगे कि वो अपनी प्लेट को या फिर अपने मेटल को छोड़ के बाहर आ जाएं, तो क्या हो गया? एमिशन हो गया। यानी कि जब एक मटेरियल को वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है या एक ऐसे रीजन में रखा जाता है जहां पर बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा हो, तो उस रीजन के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है, जो कि फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है जो फोर्स किसके बराबर होता है बेटा आपके पास? Q इंटू ई के बराबर।
अब आपको पता है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा के आप खींचोगे इलेक्ट्रॉन को तो शायद वो बाहर आ जाएगा, किससे, मटेरियल से। तो इसी एमिशन को क्या बोला जाता है बेटा, आपके पास फील्ड एमिशन बोला जाता है। अगला आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है एमिशन बाय फोटोन। फोटोन क्या बोला है सर, फोटोन होते हैं लाइट के पार्टिकल्स। मतलब कि जब आपके पास किसी मेटल से, किसी मटेरियल पर हमने क्या डाली, लाइट डाली, रेडिएशन डाली, यानी कि फोटोन डाली। फोटोन के पास अपनी एनर्जी होती है बेटा, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाने पर इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, और उसे क्या बोला जाता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना बाय फोटोन्स, बाय फोटोन्स, जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए जिनके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनकी मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप हुआ। एक है बेटा आपके पास हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, एक है आपके पास हेल्वेक एक्सपेरिमेंट, और एक है आपके पास लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले बात आती है बेटा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की। हर्ट्ज ने क्या किया कि भाई साहब देखा कि जब एक अल्ट्रावायलेट रेज यहां पर अपन ने डाली तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो गए, जैसे ही बंद करी तो इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो गए, डाली वापिस इलेक्ट्रॉन डलने चालू हो गए। इसका मतलब हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, इसका मतलब हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि लाडले बच्चे, कि अगर मैं यहां पर एक प्लेट लगा दूं जिसे बोलते हैं कैथोड, इसे बोल दिया एनोड, और मैंने क्या किया बेटा आपके पास ये और यहां पर एक लगा दिया बेटा गैल्वेनोमीटर, तो हमने क्या पाया कि जैसे ही इसके ऊपर, हमने नहीं, हर्ट्ज ने इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डली, यूवी रेडिएशन डली, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे बेटा, आगे की तरफ पहुंचे, और ये सर्किट पूरा हो गया, जिसकी वजह से क्या आ गया बेटा, डिफ्लेक्शन आ गया। जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट बंद कर दी तुरंत ही करंट बंद हो गया, जैसे ही दोबारा चालू करी दोबारा करंट चालू हो गया, जैसे ही बंद करी तो करंट आप वापिस से चालू, मतलब बंद किया तो बंद हो गया करंट, चालू कर दी डालना तो करंट आ गया। तो यानी कि हर्ट्ज ने देखा कि जब जब मैं अल्ट्रावायलेट रेज डाल रहा हूं तो आपके पास करंट आ रहा है, और जब जब नहीं डाल रहा हूं तब तक करंट नहीं आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, अरे बोला रे, अरे बोला रे बाबा, सही बात है क्या सर? बिल्कुल सही बात है सर, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है सर, यस सर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या है, हम कुछ अल्ट्रावायलेट रेज डाल रही हैं। देखो इसमें से क्या डाली हमने, अल्ट्रावायलेट रेज डाली। हमने क्या डाली बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज डाली। क्या डाली बेटा हमने, अल्ट्रावायलेट रेज डाली। जब हमने इसमें अल्ट्रावायलेट रेज डाली तो इसमें से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स निकले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो देखो यहाँ पर करंट आया। अरे बात क्लियर है रे बाबा? यस सर। अगर मैं डालना बंद कर दूं, डालना बंद कर दे तो इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो गए, इलेक्ट्रॉन निकले नहीं तो पहुंचेंगे क्यों, पहुंचेंगे नहीं तो भाई साहब करंट कितना हो गया, 0। वापिस से चालू कर दूं तो भाई साहब वापिस से करंट आ गया। अरे देख रे, देख 0, इंटेंसिटी 0 का मतलब इस पे कोई लाइट नहीं डाली, कोई लाइट नहीं डाली तो कोई पहुंचे भी नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट डाली तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकले तो पहुंचे तो करंट आया। क्या मेरी बात क्लियर है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने दिखा भी दिया है अपनी बात को प्रूव करके। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर। यानी कि हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि भाई लाइट डाली, अल्ट्रावायलेट रेज डाली तो करंट आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो पहुंचे होंगे, तभी सर्किट कंप्लीट हुआ होगा और तभी करंट आया होगा। तो ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हेल्वेक्स और लेनार्ड ने क्या मिलजुल के एक्सपेरिमेंट से किया, क्या किया? हेल्वेक्स की स्टडी क्या बोलती है बेटा? हेल्वेक्स ने बोला कि एक मैंने क्या लिया, नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट ली, यानी कि इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में पड़े हैं, है ना। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन्स के मुकाबले, है ना। नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट। अब इन्होंने पाया क्या बेटा, कि जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशंस फॉल हुई तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है, उसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर इस पर रेडिएशन डल रही है तो इसमें पहले जितना नेगेटिव चार्ज था उसके मुकाबले में अब कम हो गया नेगेटिव चार्ज, यानी कि उस नेगेटिव चार्ज निकल गया। नेगेटिव चार्ज निकलेगा कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए। और तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पता था भाई, हमें तब तक हमें नहीं पता था, लेकिन हमें अब अंदाजा लग गया कि कुछ तो हो रहा है भाई, यानी कि इस रेडिएशन के फॉल होने से ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहीं बाहर जा रहा है। क्या जा रहा है, बाहर। इसे ही बाद में स्टडीज हुई तो क्या पता लगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलना होता है, और इसे ही फैक्टो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। तो ये आपके पास एक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था।
हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था और ये आपके पास हेल्वेक्स एंड लेनार्ड का मिला जुला बात थी। अभी पढ़ा भी देता हूं हेल्वेक एक्सपेरिमेंट। तो बेटा क्या लिखा है, हेल्वेक ने क्या किया, ऑब्जर्व किया नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट इलेक्ट्रोस्कोप इज इल्यूमिनेटेड बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट, इट्स नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस एंड बिकम न्यूट्रल। थोड़ी देर बाद न्यूट्रल हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, यानी कि क्या हो गया, न्यूट्रल। उसके बाद और डाला तो फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज उसमें से निकले जा रहा है, तभी तो वो पॉजिटिव हो रहा है टाइम के साथ। उसके बाद ये हेल्वेक्स की स्टडी थी। लेनार्ड ने क्या देखा कि अल्ट्रावायलेट रेज जब कैथोड पे डाली गई, यानी कि इस पे डाली गई, तो भाई साहब इधर से इलेक्ट्रॉन निकले यहां पर पहुंचे, क्योंकि ये एनोड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और सर्किट पूरा करा देगा और करंट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पर अगर मैं बात करूं, अगर इस पर रेज डालेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन निकले और ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार जब मैं कैथोड पे रेज डाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन निकल भी रहे हैं और वहां पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, खींच लेगा इसको अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर यहां से यहां पे रेज डाली तो इलेक्ट्रॉन निकले तो जरूर, पर यहां नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि निकलते ही ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको खींच लिया वापस से, तो इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं पाया, तो करंट फ्लो हो ही नहीं पाया। ये 3 एक्सपेरिमेंट बेटा किसके, आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डेवलप करने में जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आता है बेटा बहुत काम काम की बातें। अब आता है आपके पास सबसे पहले फोटोन। सर फोटोन क्या बोला है? लाइट के जो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? फोटोन बोला जाता है। ऐसा माना गया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल बोल लो या छोटे छोटे एनर्जी पैकेट बोल लो, उनसे मिलकर बनी है। उन एनर्जी पैकेट का नाम दिया गया बेटा क्वांटा। क्या नाम दिया गया? क्वांटा। और दूसरा नाम क्या है? फोटोन। इन्हीं क्वांटा को क्या बोला जाता है बेटा? फोटोन बोला जाता है। तो इट बिहेव्स, लाइट बिहेव्स एज अ स्मॉल एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। हर एक फोटोन के पास अपनी कुछ एनर्जी है और अपना क्या है? मोमेंटम है, यानी कि वो चलते चलते एनर्जी और मोमेंटम को साथ लेके चल रहे हैं किसी को देने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद मैं बात करूं, हर एक सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? एच सी बाय लैम्डा, या फिर एच इंटू न्यू के बराबर। सर ये एच क्या है, ये सी क्या है, ये लैम्डा क्या है? एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। वापिस सुन लो, अभी आगे लिख भी रखी है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इसकी क्या बोलते हैं? वैल्यू होती है एच की, इसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, इसकी पूरे ब्रह्मांड में वैल्यू हमेशा सेम रहती है। सी क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। एच इंटू न्यू भी लिखा जा सकता है इसको। न्यू क्या है बेटा? यहां पर फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच अपॉन लैम्डा या फिर एनर्जी अपॉन सी, एनर्जी बाय सी। याद रखने ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो फोटोन होता है बेटा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि फोटोन्स पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर होगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बेटा? चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, तो ये तो चार्ज है ही नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है? चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, मूविंग चार्ज पे, जो इसके पास नहीं है क्योंकि चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है। तो फोटोन क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ना ही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट किया जा सकता। सही बात है सर। आगे बात करते हैं। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। इसका मतलब क्या है बेटा आपके पास? कि फोटोन का जो मास है, यानी कि अगर फोटोन रेस्ट पर होता तो उसका मास 0 होता। हालांकि फोटोन कभी रेस्ट पर है ही नहीं। वैसे बस आपको याद रखना, फोटोन कोई मास नहीं है। फोटोन को आप रोक के नहीं पता नहीं कर सकते कितना मास है इसका। हल्का लग रहा है, भारी लागे है, नहीं भाई साहब, फोटोन का रेस्ट मास कितना है? 0 है। इसके बाद बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। मान लो इस कमरे में अभी के टाइम पर 100 फोटोन, एग्जांपल दे रहा हूं, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 1 जूल है। 100 फोटोन है, हर एक सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी है? 1 जूल है। तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी हुई? 100 जूल हुई। अब ये 100 फोटोन दीवार से, छत से, जमीन से, मुझसे टकराए। टकराने के बाद हो सकता है ये 100 फोटोन बदल के कुछ एब्जॉर्ब हो गए, कुछ नए बन गए। इस तरीके से जो है हो सकता है 100 के 400 फोटोन हो जाए, पर जो टोटल एनर्जी थी वो कंजर्व्ड रहेगी। यानी कि 100 फोटोन की एनर्जी 100 जूल थी शुरू में, तो टकराने के बाद हो सकता है नंबर ऑफ फोटोन्स बदल जाए। 100 में से 50 एब्जॉर्ब हो जाए, सिर्फ 50 बचे, ये भी हो सकता है। 100 में से 80 एब्जॉर्ब हो जाए, केवल 20 बचे, ये भी हो सकता है। पर टोटल एनर्जी पहले 100 जूल थी, टोटल एनर्जी, तो अभी भी टोटल एनर्जी कितनी की? 100 जूल रहेगी। यस,
पहले एनर्जी ऑफ एक फोटोन 1 जूल था, अब एनर्जी ऑफ एक फोटोन कुछ और होगा, क्योंकि अब टोटल एनर्जी कितनी है 100, लेकिन फोटोन 20 बचे हैं। पहले टोटल एनर्जी कितनी 100, लेकिन फोटोन भी 100 थे आपके पास। यानी कि जब भी आपके पास टोटल एनर्जी कैरिड बाय द फोटोन्स इज कंजर्व्ड, हाउएवर नंबर मे और मे नॉट चेंज। यानी कि जब कोलिजन होता है, जब फोटोन किसी मटेरियल से, मैटर से टकराते हैं, तब उनका नंबर बदल सकता है, पर उनकी टोटल एनर्जी, मैंने ये नहीं बोला कि उनकी एनर्जी, मैंने बोला टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, कंजर्व्ड रहेगी। क्लियर है? ये फोटोन की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फोटोन को जान लो। फोटोन के साथ इस चैप्टर में आपको प्यार करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, है ना। यहां पर लिखना चाहिए सिंगल फोटोन, याद रखना बेटा। एक ही फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, एच सी बाई लैम्डा या फिर एच न्यू, ये तो हम पढ़ चुके हैं, एक फोटोन की एनर्जी। तो एच की वैल्यू है बेटा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ऐसा यूनिट है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है। और अगर लैम्डा को भी मैं मीटर में पुट कर दूं तो एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। मतलब एच की मैं ये वाली वैल्यू रखूं, सी की मैं ये वाली वैल्यू रखूं, और लैम्डा को मैं मीटर में रखूं, तो मेरा आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। क्योंकि तुमने सब कुछ एसआई यूनिट के अंदर रखा, तो आंसर भी किस में आएगा, जूल में आएगा। इस फॉर्मूले में देखो, एच की वैल्यू ये वाली रखूं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ऐसा यूनिट हर्ट्ज या फिर 1/सेकंड पर सेकंड, तो 1/सेकंड और जूल सेकंड में सेकंड से सेकंड कट गया, एनर्जी किस में आई, जूल में आई। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में एच की वाली वैल्यू रखते हो तो एनर्जी जूल में आएगी, या फिर आप इस फॉर्मूले में एच को रखते हो ये वाला, सी को रखते हो ये, लैम्डा को रखते हो मीटर में, तो आंसर आएगा जूल के अंदर एनर्जी का। पर ये वाले फॉर्मूले कम कामयाब होते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन टफ होती है। तो आसान क्या किया हमने, यहां इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम पर जो वोल्टेज जो लैम्डा होगा वो दिया होगा एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में। यहां पर इस चैप्टर में जो वेवलेंथ है वो आपके पास या तो नैनोमीटर में दी होगी या एंगस्ट्रॉम में दी होगी। तो मैंने एच और सी को मल्टीप्लाई किया तो किस में आना चाहिए बेटा, जूल सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, जूल मीटर में आना चाहिए आंसर। मैंने उसको क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि आप एच और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा जूल इंटू मीटर में, सेकंड से सेकंड कट गया। तो जूल मीटर को मैंने, जूल को कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, और मीटर को मैंने कर दिया नैनोमीटर में कन्वर्ट। तो जो वैल्यू निकल के आई बेटा एच सी की, वो आपको हमेशा याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर। एच और सी की कोई वैल्यू ना दी गई हो तो आप याद रखना वो होगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या फिर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो जब आपके पास लैम्डा नैनोमीटर में होगा तो आप एच सी की ये वाली वैल्यू यूज रखना। क्यों, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, नीचे लैम्डा नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू मेरे पास एंगस्ट्रॉम में है तो मैं ये यूज करूंगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में पुट करोगे तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, एनर्जी किस में आएगी, अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगी। यानी कि कितनी अच्छी बात है, सारी कैलकुलेशन को तुम्हारा धुआं कर देगा ये सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या कि एचसी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम आपको याद रखना होगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है सर, कोई समस्या नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं। याद रखना बेटा, अगर एन नंबर, ये स्मॉल एन क्या है बेटा, फोटोन के नंबर पर सेकंड, यानी कि मैंने बोला एन की वैल्यू 300 है, इसका मतलब क्या है बेटा, 300 फोटोन गिर रहे हैं एक सेकंड में। यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, पर सेकंड। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, पर सेकंड, यूनिट पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अरे नंबर ऑफ फोटोन्स, मैंने बोला एन की वैल्यू 200 पर सेकंड, यानी कि 200 फोटोन्स गिर रहे हैं एक सेकंड में। ठीक, तो यानी कि अगर एन फोटोन्स गिर रहे हैं एक सेकंड में तो किसी सरफेस पर गिरने वाली इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होती है कितनी एनर्जी गिरी एक सेकंड में और यूनिट एरिया में। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो बताओ एच सी बाई लैम्डा तो एक फोटोन की एनर्जी थी, अगर एक सेकंड में एन फोटोन गिरे तो टोटल एनर्जी गिर गई एन एच सी बाई लैम्डा, एक सेकंड में इतनी एनर्जी गिर गई। अरे ये एनर्जी हो गई, ये पर सेकंड हो गया। तो एनर्जी पर सेकंड मतलब पावर,
और पर यूनिट एरिया तो एरिया से डिवाइड कर दिया। तो यानी कि इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आ गया, स्मॉल एन इंटू एच सी बाई लैम्डा अपॉन में एरिया, खत्म। यस। अब अगर मैं पावर चाहूं तो पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी पर सेकंड। तो एनर्जी कितना है बेटा एक फोटोन की, एच सी बाई लैम्डा, एन फोटोन्स यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने गिरे, एन एक सेकंड में, तो पर नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड ये आ गया एन, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया कुल मिला के पावर। सही बात है सर। मोमेंटम कितना होता है बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया है, एक फोटोन का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है, एच अपॉन लैम्डा या ई बाई सी, एच अपॉन लैम्डा या ई बाई सी। बहुत बढ़िया। एक आता है बेटा रेडिएशन प्रेशर, जब भी अपने सर पे, अपने फेस पे, किसी भी सरफेस पे क्या गिर रहा है बेटा, अगर एनर्जी गिर रही है, रेडिएशन गिर रही है, तो वो अपने ऊपर एक प्रेशर लगा रही है, लाइट है ना, मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब वो कितना कर रही है, वो बहुत कम होता है तो अपने को फील नहीं होता ज्यादा, पर हमें पता तो होना चाहिए बेटा। तो याद रखना, इसे ही बोलता है रेडिएशन प्रेशर। यानी कि अगर जो सरफेस है वो रेडिएशन को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब जो फोटोन आया वो एज इट इज चला गया, परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो गए, 100 फोटोन आए 100 के 100 चले गए, तो जो प्रेशर क्रिएट हुआ इस सरफेस में, जो प्रेशर लगा वो कितना आएगा, 2I बाई सी, आई मतलब इंटेंसिटी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो 2I बाई सी। और अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है जहां पे फोटोन आया पर एब्जॉर्ब हो गया, गया नहीं, तो बेटा उसने कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, वो कितना प्रेशर लगाएगा, वो लगाएगा I बाई सी। कितना लगाएगा, I बाई सी। ये फॉर्मूले में याद रखना। मैंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े अक्षरों में जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, जब जब मैं इस चैप्टर में बोलूंगा कि इंटेंसिटी बदल डाली, तो तुम्हें लगेगा यार इंटेंसिटी तो डिपेंड करती है सर, इंटेंसिटी तो सी पर भी डिपेंड कर रही है, लैम्डा पर भी कर रही है, ए पर भी कर रही है, आपको लग रहा है ना ये। पर जब जब इस चैप्टर में बोला जाए कि इंटेंसिटी बदली, तो सिर्फ एक ही चीज बदली, क्या, नंबर ऑफ फोटोन जो एक सेकंड में गिर रहे हैं। मैंने बोला अभी फिलहाल 100 फोटोन एक सेकंड में गिर रहे हैं एक किसी लाइट के, अब उसी सेम लाइट के 200 फोटोन गिर रहे हैं एक सेकंड में, तो इंटेंसिटी बढ़ गई। उसी लाइट का मतलब क्या है, लैम्डा तो सेम रहा। यानी कि अगर फॉर अ गिवन लाइट के लिए, यानी कि अगर लाइट फिक्स कर दी तो उसका वेवलेंथ फिक्स हो गया, तो अगर मुझे इंटेंसिटी को चेंज करना है तो मतलब क्या चेंज हुआ है, स्मॉल एन चेंज हुआ है। स्मॉल एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। सही। तो यानी कि मैं बोलूंगा अगर मैंने एक सेकंड में गिरने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। एक सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन गिरने वाले घटा दिए तो इंटेंसिटी घट गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें अभी हलवा लग रहा होगा ये, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आपको पता है कि कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो चाहिए बेटा फाई। फाई कितना बेटा, वर्क फंक्शन। फाई क्या होता है बच्चा, वर्क फंक्शन। बच्चे को पता है, तो किसी को पकड़ के कान पे 2 थप्पड़ मार बता देगा क्या, कि वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो कि हमें चाहिएगी, क्या चाहिएगी रे, क्या जो हमें चाहिएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी किसके बराबर होगा, एनर्जी किसके बराबर था, एच इंटू न्यू, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एच तो कांस्टेंट है, अगर मिनिमम एनर्जी चाहिए तो ये न्यू मिनिमम कितना चाहिएगा वो बता लेते हैं, है ना भैया, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू को बढ़ाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी फोटोन की, न्यू को घटाते जाओगे तो फोटोन की एनर्जी घटती जाएगी। तो मुझे एक फोटोन ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, तो उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए बेटा, वो 5 के बराबर होगी। तो यानी कि एच इंटू न्यू मिनिमम 5 के बराबर होगा। तो न्यू मिनिमम किसके बराबर आ गया, 5 बाई एच के बराबर। इसको कंपेयर किया, 5 बाई एच के बराबर आ गया। यानी कि इस न्यू मिनिमम, ये कम से कम एनर्जी, जो कम से कम फ्रीक्वेंसी एक फोटोन की होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 5 बाई एच। और इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर, या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल लो। और इसके लिए बेटा लैम्डा मैक्स देखो, तो आपको पता है एच सी तो कांस्टेंट है, मिनिमम एनर्जी चाहिए तो लैम्डा मैक्सिमम हो गया। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, एच सी बाई में, इनको कंपेयर किया तो 5 इधर ले गया, लैम्डा इधर ले गया, तो एच सी बाई में 5। इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ भी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी। इसका मतलब अब मेरे पास फोटोन 2 प्रकार के हैं, एक अच्छे फोटोन और एक गंदे फोटोन। अच्छे फोटोन का मतलब वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की ताकत रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की कौन से फोटोन ताकत रखते हैं, जिनका जो म्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बेटा, न्यू मिनिमम है। यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिन फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, या मैं ये कहूं जिनका वेवलेंथ
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, क्योंकि ये मैक्सिमम था ना जो निकाल सकता है, यानी कि बाकी वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ये मिनिमम था ना फ्रीक्वेंसी जो इसको निकालने के लिए चाहिए, यानी कि बाकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं मेरे लिए अच्छा फोटोन वो है, मेरे लिए लायक फोटोन वो है जो क्या कर सके बेटा, इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, है ना। अच्छा फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, जो इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है उसके लिए क्या पता है, निकाल सके, उसका क्या समझ में आ गया कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, या कह सकते हैं वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए। और इसका एग्जैक्ट उल्टा कि अगर मेरे पास जो फोटोन है उसकी औकात ही नहीं है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम से भी कम है, तो वो निकालेगा ही नहीं, या फिर उसका जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम से भी ज्यादा है, तो वो निकालेगा ही नहीं। इसका मतलब अच्छे फोटोन डालोगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यकीन नहीं आता मेरी बात पे, सुन ले ध्यान से। ले भाई देख भाई, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वेवलेंथ मैंने बढ़ा दिया। क्या अभी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? हाँ निकल रहे हैं, कुछ कुछ तो निकल रहे हैं, मैंने और बढ़ा दिया। क्या अभी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे। यानी कि अब मेरा जो वेव, अच्छा निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दे। क्या अब निकल रहे हैं? क्या अब निकल रहे हैं? क्या अब निकल रहे हैं? एक भी नहीं निकल रहा। मतलब फिलहाल जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से भी ज्यादा होगा। यानी कि फिलहाल लाइट डाली तो जा रही है, पर उसके अंदर जो फोटोन्स हैं वो नालायक हैं, बकवास हैं, बेकार हैं, गंदे हैं। यानी कि उनका जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ से भी ज्यादा हो गया है, तो भाई साहब काम नहीं चलेगा। अब मैं वेवलेंथ को कम करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस बढ़ गए। देखते हैं कब निकलता है। देख 552 पे नहीं निकला, 535 पे निकला, निकला 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 निकला, अब निकलना चालू है। यानी कि ये जो वेवलेंथ है वो आसपास किसके, लैम्डा मैक्स के आसपास है। थोड़ा सा और बढ़ा दूं, 535 की जगह 543 कर देते हैं। 543 करते ही एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। मतलब 543 जो है वो मैक्सिमम से भी ज्यादा वेवलेंथ है, तभी तो खराब फोटोन है, तभी तो नहीं निकाल पा रहे इलेक्ट्रॉन को। लेकिन हल्का सा और कम कर दे जी, 527 किया, देख निकल गए। यानी कि 527 वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम से कम है, तभी इलेक्ट्रॉन निकाल पा रही है। ठीक है, आपको लगता है, देख अब देख, मैंने अगर जो वेवलेंथ रखी वो मेरी मैक्सिमम से ज्यादा है, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम से ज्यादा है, तो मैं लाइट तो डाल रहा हूं, यानी कि फोटोन तो गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि सारे फोटोन कैसे, गंदे हैं। अब गंदे फोटोन जितने मर्जी डाल लो, एक सेकंड में 100 फोटोन डालो, 200 डालो, 400 डालो, 800 डालो, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। देख इंटेंसिटी देख, ये 15% इंटेंसिटी है तो भी कुछ नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, और बढ़ा दिया तो भी नहीं निकला, और बढ़ा दिया तो भी नहीं निकला। इसका मतलब अगर फोटोन की जो औकात है वो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन को निकालने की, तो जितनी मर्जी तू फोटोन डाले जा, कोई फायदा ही नहीं है। पर एक बात पक्का है कि अगर मैंने अच्छे फोटोन डाले, अच्छे फोटोन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम है। देखो ध्यान से, तो देख अभी इलेक्ट्रॉन देख निकल रहे हैं, निकल दे के निकल रहे, यानी कि लाइट डली, पर सेकंड कुछ फोटोन डले, तो उन्होंने सबने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब मैं अगर फोटोन ज्यादा डालूंगा, देखो फोटोन बढ़ा दिए, इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाते ही निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ने लग जाएंगे। देखता जा, देखता जा, और इंटेंसिटी बढ़ा, देख अब देखना जल्दी निकलेंगे, ज्यादा ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा ज्यादा निकलेंगे। देख 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 रहा है, देख रहा है तू, देख रहा है विनोद। यानी कि अगर तूने अच्छे फोटोन डाले तो यस, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तू क्या कर रहा है, अच्छे जिनके अंदर दम है, औकात है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, उन फोटोन की मात्रा बढ़ाई जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी निकलते जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देख 100% करते ही देख बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक सेकंड में। देख देखता जा, देखता है तो देखने में पता लग जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, यस, देख लो कितने ज्यादा बौछार आ रही है। यानी कि अगर आप गंदे फोटोन डालते हो तो इंटेंसिटी जितनी मर्जी बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पर अगर आप अच्छे फोटोन डाल रहे हो तो जितने ज्यादा फोटोन डालोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम फील आया रे बाबा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अगर मैं बात करूं बेटा, इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड्स ऑन अच्छा फोटोन। यानी कि अगर अच्छा फोटोन डालोगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है। अभी बताया कि अगर गंदा फोटोन डाल रहे हो तो आप कितनी मर्जी इंटेंसिटी बदल लो, कुछ नहीं होने वाला। यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना कौन डिसाइड करेगा कि फोटोन अच्छा है या गंदा है?
यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम से ज्यादा है तो निकल जाएगा, नहीं है तो नहीं निकलेगा। समझा? अच्छा, जितने मर्जी गंदे फोटोन डाल लो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बताया था। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा लो घटा लो, बहुत ज्यादा कर दो इंटेंसिटी, पर सारे फोटोन ही गंदे हैं तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर अच्छे फोटोन का नंबर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। दिखा भी दिया कि अगर फोटोन अच्छे डाल रहे हो और आपने एक सेकंड में 100 फोटोन डाले तो मान लो 20 इलेक्ट्रॉन निकाल पाया, तो एक सेकंड में 200 फोटोन डालोगे तो हो सकता है 40 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसी सेकंड में 300 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो हो सकता है 50 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ सवाल हैं बेटा जो मैं अभी आपसे पूछूंगा और हम करेंगे मिलके। सवाल क्या है, इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम टी इज इतना, एनर्जी किसके बराबर है बेटा, उसके किसके बराबर है, E इज इक्वल टू आ गया 6.48 इंटू 10 की पावर 5। ओके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस सरफेस फॉर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन विल बी। अगर आपके पास कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आपके पास कितना मोमेंटम आपके पास आएगा, है ना। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस, कितना मोमेंटम डिलीवर हो, तो बेटा मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो होता है सर H बाई या E बाई सी के बराबर, E बाई सी के बराबर। तो मोमेंटम आ गया सर, E की वैल्यू है 6.48 इंटू 10 की पावर 5 और यहां पर आ गया बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8। तो यहां तो चला गया बेटा, ये आ गया 2.48 का मतलब हो गया 16, 2.16 इंटू 10 की पावर -3। ये आपके पास मोमेंटम का आंसर आ गया, खत्म कहानी। 2.16 इंटू 10 की पावर -3, तो बी मेरे पास ऑप्शन आ गया। यस, दादा ने बोला बी है, तो खत्म कहानी, बी ही हो सकता है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, दो सोर्स हैं बेटा लाइट के जो कि एमिट कर रहे हैं पावर 200 वोल्ट की। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन विजिबल लाइट एमिटेड बाय द ईच सोर्स हैविंग द वेवलेंथ इतना एंड इतना। तो बताओ, पावर 200 है तो मान लो एक जो है एमिट कर रहा है N1 फोटोन, है ना जी, वो आ गया सर जी HC बाई में लैम्डा कितना है 300 नैनोमीटर। सही बात है सर। और एक के लिए मैं लिख सकता हूं बेटा 200 वोल्ट की पावर है और यहां पे आ गया N2 HC बाई में कितना है सर 500 नैनोमीटर है। तो मुझे अगर N1 बाई N2 चाहिए, अगर मुझे N1 बाई N2 चाहिए, अगर मुझे N1 बाई N2 चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, N1 बाई N2 किसके बराबर आएगा, तो इधर से देखो बेटा 200 इंटू 300 बाई में HC और इधर आ जाएगा सर 200 इंटू 500 बटे में HC। HC से HC मर गई, 200 से 200 मर गई, मर गया 3/5 आंसर आ गया। 3/5 आंसर आ रहा है, दादा ने बोला 3/5 होना चाहिए तो 3/5 होना चाहिए, कायनात भी नहीं बदल सकती। क्लियर है? खत्म। यस सर, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है बेटा, लल्लू सवाल। यहां पर मैंने यूनिट की टेंशन नहीं ली क्योंकि भाई अगर नैनोमीटर में यहां पुट कर रहा हूं, यहां भी नैनोमीटर में पुट कर रहा हूं, तो रेशो लेने पे तो कट ही रहा है ना नैनोमीटर से नैनोमीटर, इसलिए यूनिट की टेंशन मैंने नहीं ली बेटा। आगे देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है। एक मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी एक ही है। पावर इतना है, हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड। अरे भाई कितना आसान है, पावर का फॉर्मूला किसके बराबर था, वो था नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, HC बाई लैम्डा या HNU बोल दो। तो बताइए, पावर दे रखा है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -3 वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। ये आ गया बेटा N और एच न्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और इसकी वैल्यू आ गई बेटा 6 इंटू 10 की पावर 14। हर्ट्ज का मतलब होता है सेकंड इनवर्स। यहां पर आ गया जूल सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया बेटा आपके पास। तो देखिए ध्यान से, यहां पे जो आंसर आया, अच्छा जूल से जूल कट जाएगा तो नंबर ऑफ 14 पर सेकंड निकल के आ जाएगा। तो यानी कि जो n आएगा बेटा वो निकल के आएगा मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर -3 अपोन में 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 14। दादा ने बोला यहां से आंसर आएगा तो आएगा ही, कोई नहीं बदल सकता इस बात को। क्लियर है क्या? देख लेना कैलकुलेट करके, इससे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल। अगला देखिए, एक 2 मिलीवॉट की पावर है
ऑपरेट्स वेवलेंथ जितना है द नंबर ऑफ फोटोन, देख लो एक ही फॉर्मूले पे कितने सवाल है। पावर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटोन्स एक सेकंड में और एक एनर्जी फोटोन की, तो एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि यहां पे लैम्डा दे रखा है। तो देखिए ध्यान से, पावर दे रखी है बेटा आपके पास 2 मिलीवोल्ट, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल पर सेकंड क्या आ गई, पावर आ गई। एन की वैल्यू एन आ गई। एच इंटू सी की वैल्यू में लिख रहा हूं बेटा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और इसकी वैल्यू है वेवलेंथ की 500 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर तो कट गया, तो मेरे पास आ गया बेटा 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड। समस्या क्या है कि यहां पर जूल है तो इधर भी जूल होगा, तभी तो कटेगा, तभी तो नंबर ऑफ फोटोन की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, सम नंबर बाय सेकंड, तो पर सेकंड में आंसर आ गया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से क्या कर दो बेटा, से मल्टीप्लाई कर दो। शायद मैंने कहीं लिखा भी, अगर बताना भूल गया हूं तो मैं लिख लेना इस चीज को। ये रहा बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन, यहां पे लिखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है, ठीक है, लिखा भी हुआ मैंने। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल चुकी थी पर जूल में निकाल ली, अपोन में कितना आ गया बेटा, यहां पर 500 निकल के आ गया। अब बताओ जूल से जूल भी मर गया, अब जो भी आंसर आएगा एन का वो किस में आ जाएगा बेटा, पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो एन को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ घुमा दो, आंसर आ जाएगा। दादा ने बोला आंसर आएगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, कर लोगे, यस। आगे बढ़ते हैं, एक मेटल सरफेस है, उसको लाइट डाली गई लैम्डा की, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। आ जाइए जी, अब आता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी स्टडी के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, अभी आप इसको भूल जाओ ये क्या लगा हुआ है, इसको सब छोड़ दो, सिर्फ ये देखो कि भाई एक आपके पास क्या है कैथोड, एक आपके पास क्या है एनोड। इस कैथोड को ही यहां पर ये भी बोल दिया जाता है क्या बेटा, एमीटर प्लेट। एमीटर प्लेट जो एमिट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, और ये वाली कौन सी प्लेट है बेटा, कलेक्टर प्लेट। कौन सी प्लेट है बेटा, कलेक्टर प्लेट। होता क्या है बच्चा, जब आप इस पे क्या डालोगे, फोटोन डालोगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो भाई साहब अगर वो यहां पहुंच गए तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के बाद यहां तक पहुंच पा रहा है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, करंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंच गया तो बाकी तो वायर्स हैं, तो आगे तो कंडक्ट कर ही जाएगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एमीटर प्लेट से निकल के कलेक्टर तक पहुंच जाएगा तो वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, आपके पास करंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ टर्म्स है जो आप पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो फोटोन से जनरेट हुए निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स है उसे बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए वो करंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके द्वारा पैदा हुआ करंट क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। आपके पास वर्क फंक्शन बता ही चुका हूं कि मिनिमम एनर्जी जो इस प्लेट को चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो क्या है, वर्क फंक्शन है उस प्लेट का। उसके बाद सैचुरेशन करंट क्या होता है बेटा, कि अगर यहां से निकलने वाले जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे पहुंच गए, उस समय पर जो करंट है वो क्या है, सैचुरेशन करंट है। वो क्या है, सैचुरेशन करंट। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, वापस सुन लो कि कैथोड से मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और 100 के 100 इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच पा रहे हैं, तो उस समय पर जो करंट पैदा हो रखा है वो क्या है, सैचुरेशन करंट है, क्योंकि उससे ज्यादा करंट पैदा नहीं हो पाएगा उस गिवन कंडीशन के लिए। उसके बाद आता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं क्या करूं, इस वाली प्लेट को इसके मुकाबले लोअर पोटेंशियल कर दूं, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल कर दूं, इसके मुकाबले इसको नेगेटिव पोटेंशियल कर दूं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर ये जो है प्लेट, अगर मैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं इनके बीच में, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। यानी कि एनोड का पोटेंशियल कैथोड के मुकाबले नेगेटिव होना चाहिए या लो होना चाहिए। तो अगर मेरा एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव साइड पे है और मैं नेगेटिव साइड में उसको बढ़ाता जा रहा हूं, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने की जो ताकत है उसकी बढ़ती जा रही है। तो अगर मैंने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनमें हर इलेक्ट्रॉन की ताकत, औकात, एनर्जी क्या है, अलग अलग है। तो अगर मान लो यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है उसके यहां पहुंचने के सबसे ज्यादा चांस होंगे। तो अगर मैं आने वाले इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन के पास थी उसी को रोक डालूंगा, तो भाई साहब बाकी तो रुकी। होता ना सलमान भाई अगर आए आगे बढ़े और भाई साहब उन्होंने एक लाफा मारा, तो भाई साहब बाकी उन्होंने मेन विलन को एक लाफा मारा और वो उड़ता हुआ चला गया, तो भाई साहब अगर वो ऐसे उड़ता हुआ चला गया तो बाकी की तो औकात क्या, बाकी चुन्नू मुन्नू तो वैसे ही भाग जाएंगे आपके फिर डर के मारे। तो यानी कि अभी देखना ना पुष्पा झुकेगा नहीं, तो उसमें भी क्या है बेटा, वो दो चारों को पटक पटक के मारते, बाकी तो बेचारे दौड़ते रहते हैं भाई साहब, समझा बात को। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर
ये मैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं यहां पे कि ये जो नेगेटिव साइड का पोटेंशियल है वो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी नहीं आने दे रहा, तो उस टाइम पर वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। अभी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रिटार्डिंग पोटेंशियल तो बता ही दिया। नेगेटिव पोटेंशियल, अगर एनोड का पोटेंशियल और बढ़ाता जाऊंगा, या मतलब अगर नेगेटिव साइड में बढ़ा रखा है मैंने, तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है, रिटार्ड कर रहा है, फोर्स दूसरी तरफ लगा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अपोज कर रहा है। खत्म कहानी। आगे देखिए अब ध्यान से, मजा आएगा रे बीड़ू, मजा आएगा रे बीड़ू, बीड़ू मजा आएगा। देख, अब मैं तुझे बहुत प्यार से चीजों को समझाता हूं। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, ध्यान से देख। देख बेटा, मैंने इस वेवलेंथ की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकले, पहुंचने लग गए। इस समय पर इंटेंसिटी 16% है। अब यानी कि जो मैं फोटोन डाल रहा हूं वो अच्छे वाले फोटोन्स हैं जिनकी औकात है इलेक्ट्रॉन को निकालने की। सही बात है। अब मैं अच्छे वाले फोटोन की मात्रा बढ़ा दूंगा तो मेरे यहां पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, तो करंट भी बढ़ गया। और मात्रा बढ़ा दी तो और करंट बढ़ गया। और मात्रा बढ़ा दी फोटोन्स की तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते गए, तो करंट भी बढ़ गया। और मात्रा बढ़ा दी किसकी? फोटोन्स, अच्छे फोटोन्स की, तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले और निकलते गए, तो पहुंचने वाले भी ज्यादा पहुंचेंगे। ऐसे समझो कि मैं डलने वाले फोटोन, पहले 100 फोटोन डाल रहा हूं तो 20 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मान लो पहुंच गए यहां पे। अब अगर मैंने क्या किया, यहां पर डालने वाले फोटोन 200 कर दिए एक सेकंड में, तो निकलने वाले हो सकते 40 हो जाए। 40 हो गए तो यहां भी पहुंचने वाले बढ़ गए। अब यहां से फोटोन डाले 500 अच्छे फोटोन, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन मान लो 50 हो गए, तो यहां पे ज्यादा पहुंचने वाले भी ज्यादा हो गए। यानी कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पहुंचने वाले की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। ये ज्यादा दिख गया। अब देख, मान ले मैंने इंटेंसिटी कर दी इतनी, करंट हो गया मेरा इतना। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दूं, उड़ी बाबा रे बाबा, ध्यान से देख बेटा। अब देख, अगर मैं इस वाली प्लेट को जो जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उसको मैं नेगेटिव कर दूं थोड़ा सा, नेगेटिव करते ही क्या हो रहा है, तो देख पा रहा है कि जो ये प्लेट है वो इसको, नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो भगाएगा दूर। तो देख, इलेक्ट्रॉन बेचारे निकले तो जरूर पर यहां पहुंच नहीं पाए, आगे तक गए रुक गए, आगे तक गए रुक गए। यानी कि नेगेटिव करने की वजह से यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, तो यहां पे करंट कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। अभी देख, नेगेटिव नेगेटिव है तो, नेगेटिव है तो -1.4 है, तुझे शायद ना दिख रहा, मैं बता दूं -1.4 है। पर नेगेटिव में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को रोक पाए। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच पा रहे हैं, जो जो पहुंच गए उनकी वजह से थोड़ा सा करंट आ गया। यानी कि मैं नेगेटिव साइड का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, और कितना बढ़ा दूं? एटलीस्ट इतना कर दूं कि एक एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए, तो करंट 0 हो जाएगा। तो उस समय पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कराएगा। देख, -1.4 पे तो कोई नहीं था, हल्का सा बढ़ा के देखो, हाँ, -2.4 पर ये बेटा क्या हो रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा। तो -2.4 या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है, या तो उतना है जो सबको ही रोक डाले या उससे भी ज्यादा है। अब वो नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, तो एग्जैक्ट हो सकता है थोड़ा सा, अगर अच्छे से वेरी करता हूं मैं समझा दे। देख ध्यान से, ये -2 वोल्ट करने पर भी एक आधा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। देख, ये पहुंच गए। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो 2 वोल्ट, -2 वोल्ट के बाद भी पहुंच रहे हैं, ऑल तो करंट बहुत जीरो, बहुत बहुत कम हो गया है, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। तो यानी कि यहां जो आदमी खड़ा है नेगेटिव वाला, वो इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है। तो इस आदमी की जो ताकत बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते 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 एक टाइम पर इतना पोटेंशियल कर दिया, इन दोनों का जो डिफरेंस है, और इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ऑब्वियसली जो ज्यादा पोटेंशियल है वो इसका, इसका कम है, तभी इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। जो डिफरेंस है वो इतना हो जाए, जस्ट इतना हो जाए कि मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, तो पोटेंशियल क्या कहलाता है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और उससे ज्यादा पोटेंशियल और बढ़ा दोगे नेगेटिव साइड में ही, तो वैसे भी नहीं आएगा करंट, है ना, तो वैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का फंडा, एकदम फील के साथ। ठीक, अब ध्यान से देख, तूने क्या किया, जो एनोड का पोटेंशियल है वो नेगेटिव साइड में लेके गया, तो नेगेटिव में लेके गया तो करंट क्या है? कम होता जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहुंचने वाले वो कम होते जा रहे हैं। एक टाइम आया जब इतना पोटेंशियल हो गया, जब आपके पास करंट क्या हो गया? बिल्कुल 0 हो गया। अब यानी कि जैसे मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर वो पोटेंशियल था लगभग 2.4 के आसपास, या 2 पॉइंट जो भी था, मान लो 2.20 पे भी हो रहा है।
2.2 पर भी क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जीरो करंट हो रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या है, उसके पास क्या है बेटा, जिंदगी सवार दूं। देख ध्यान से, यहां पे देख रहा है जो करंट है वो -2 वोल्ट के लिए क्या हो रहा है बेटा, जीरो हो रहा है। यानी कि -2 वोल्ट क्या है, 2.2 वोल्ट क्या है बेटा, आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? अरे बोला रे, ठीक है, अरे बोला रे। अब ध्यान से देख बेटा, अब ध्यान से देख बेटा, अब ध्यान से देख बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, अब ध्यान से देख बेटा, जैसे ही मैंने नेगेटिव पोटेंशियल कम किया, यानी कि इस तरफ लेके गया, यानी कि जो इस प्लेट की जो ताकत है वो नेगेटिव वाली को कम कर रहा हूं, तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बेचारे पहुंचने लगेंगे, तो करंट बढ़ने लगेगा। यकीन नहीं आता? ये देख, यहां पे करंट जीरो है, हल्का सा 2.2 से कम करो, मतलब कम का मतलब है पॉजिटिव साइड में लेके जाओ। देख 0.8 है, अभी भी नेगेटिव पोटेंशियल है, पर करंट तो आ गया, थोड़ा और बढ़ा दे। देख करंट तो आ गया, थोड़ा और बढ़ा दे। अब देख, एक समय आया जब बेटा 0.357 करंट से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। देख, देख बेटा, यानी कि ये पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ा गया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। देख देख, 0.6 किया, माइनस में 0.6 किया तो बढ़ गया, थोड़ा और आगे बढ़ा दे। 0.40 किया या -0.40 किया, 0.289 हो गया, थोड़ा और बढ़ा दे। 0.00 किया तो 3.357 हो गया। उसके बाद आपका जो करंट है, कितना ही पोटेंशियल बढ़ा दे रहा हूं, ये बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये कौन सा करंट है, सैचुरेशन करंट है। यानी कि आप अगर एक करंट ऐसा आएगा जब आप पोटेंशियल को कितना ही बढ़ा लो, उसके बाद वो करंट नहीं बढ़ रहा, तो उसे क्या बोला जाता है, सैचुरेशन करंट बोला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है समझिए ध्यान से। ऐसे समझो, एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें, कि अगर मान लो आपने कुछ फोटोन्स डाले और यहां से 100 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे हैं, और यहां पहुंच रहे हैं 20 अपने आप से, बिना किसी पोटेंशियल को लगाए यहां पर 20 अपने आप पहुंच रहे हैं, तो करंट किन की वजह से आ रहे हैं, 20 की वजह से आ रहे हैं। अब अगर आप इस वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दोगे, यानी कि एक बाहर से एक बैटरी लगा दोगे, जो कि मैंने बोला ना यहां छोड़ देना, अभी अभी नहीं पढ़ा रहा, ये सब सेटअप किस लिए, ताकि आप इन वाली प्लेट्स को भी क्या कर सको, पोटेंशियल दे सको। तो अगर आपने बाहर से एक बैटरी लगाई जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे मतलब ये हाई पोटेंशियल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। तो जो 20 इलेक्ट्रॉन अपने आप से पहुंच रहे थे वो तो पहुंचेंगे ही, पर हो सकता है जो बिल्कुल पास जाके रुक जा रहे थे कम एनर्जी के कारण, जो यहां तक जाके खत्म हो जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, नहीं पहुंच पा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन भी सपोर्ट की वजह से पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है आपने थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया तो 20 की जगह 25 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग जाए। आपने इस पॉजिटिव की ताकत और बढ़ा दी तो सपोर्ट और मिलने लगा, तो 25 की जगह 40 पहुंचने लग गए। आपने ये ताकत और बढ़ा दी तो 40 की जगह 50 पहुंचने लग गए। आपने ये ताकत और बढ़ा दी, 60 पहुंचने लग गए, और बढ़ा दी 70 पहुंचने लग गए, और बढ़ा दी 80 पहुंचने लग गए, और बढ़ा दी 90 पहुंचने लग गए, और बढ़ा दी 100 पहुंचने लग गए, और बढ़ा दी 100 ही तो पहुंचेंगे। जब निकले 100 थे एक सेकंड में, तो मैक्सिमम कितने पहुंच सकते हैं, 100 ही तो पहुंच सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, पॉजिटिव सपोर्टिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करने वाला पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन पोटेंशियल बढ़ाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे एक सेकंड में, वो सारे के सारे उसी सेकंड में पहुंच भी गए। इसका मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो, मतलब उससे ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे उतने ही तो पहुंचेंगे। तो यानी कि 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे एक सेकंड में, 100 पहुंचने लगे। अब तो कितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ा ले भाई, एक सेकंड में 100 निकल रहे हैं, 100 पहुंच रहे हैं, तो करंट किन के कारण आएगा, 100 इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। इसलिए बेटा एक ऐसा पोटेंशियल आएगा या फिर एक ऐसा करंट आएगा, उसके बाद करंट बढ़ेगा नहीं, इररिस्पेक्टिव आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो। क्लियर है? तो ये करंट, ये आपके पास ग्राफ हो गया वोल्टेज, इस प्लेट की वोल्टेज वर्सेस करंट का। ठीक है जी, ये सब हमने सिखा दिया। आपको बताया था कि अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि देख मैंने अभी बताया ना, यहां से निकलने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। तू नहीं देख पा रहा, ले तू देख ले हूं, देख ध्यान से। अगर मैं बात करूं तुझसे कि यहां पर बेटा आपके पास क्या है, यहां पर बेटा आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ध्यान से देखो बेटा आपके पास, ध्यान से देखो बेटा आपके पास, ध्यान से देखो बेटा आपके पास, कि अगर आप देख पाओगे कि यार जब मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, तो देख बहुत सारे तो बेचारे पहुंचने से रुक गए, लेकिन कुछ कुछ अभी पहुंच पा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो पहुंच जा रहे हैं।
तो अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी वाले यानी कि यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैं सबसे मैक्सिमम थी उसको ही रोक दूंगा तो बाकी तो रुक ही जाएंगी। तो अगर मैंने जो पोटेंशियल लगाया नेगेटिव साइड, उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो कितनी होगी, ईवी। वोल्टेज अगर वी है तो एनर्जी कितनी होगी, ईवी। तो अगर वो एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो यहां से क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था 200 जूल एनर्जी लेके, वो मैक्सिमम एनर्जी थी, तो मुझे उसकी 200 जूल एनर्जी को खाना है, तबाह करना है, तो मैं कैसे करूंगा, अपोज करूंगा। अपोज करने के मतलब एक उल्टी डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो जो एनर्जी होगी 200 को रोकने के लिए 200 एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कि तू वही दूर जा, भाग जा। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैक्सिमम एनर्जी के बराबर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी जो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आ रही है। ठीक है, तो उस समय पर जो पोटेंशियल है बेटा वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब देखो ध्यान से, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हुआ था। अब बताओ, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी को बढ़ाने या घटाने से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो है वो नहीं बदल रही है बेटा, याद रखना। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो जरूर बदल सकते हैं पर उसकी एनर्जी नहीं बदल सकती आपके पास। तो याद रखना, अगर आपने इंटेंसिटी वर्सेस किसका ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल का, मतलब प्लेट के पोटेंशियल का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर, और इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आपके पास इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही तो दो तीन अलग अलग इंटेंसिटी हो भी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ये कहानी अभी और समझ में आ जाएगी आगे, थोड़ा सा अगले स्टेप में, लेकिन मैं पहले वो बता देता हूं। पहले ये पढ़ ले बेटा, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन पढ़ ले। आइंस्टीन ने क्या समझाया, बड़ी खूबसूरत बात समझाई। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा समझने वाली बात यही है बेटा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे से बनेंगे। क्या इसने बोला यार कि मान लो आप एनर्जी डाल रहे हो एच न्यू, ये जो फोटोन है वो एनर्जी कितनी लेके आ रहे हैं बेटा, एच न्यू लेके आ रहे हैं, एच न्यू। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये फोटोन की एनर्जी है, सब फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस जो मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपने जो एनर्जी डाली है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा डाली है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आप एक और निकलेगा। तो पहली बात तो ये, अगर आप जो एनर्जी डाल रहे हो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, और जरूरी नहीं है कि निकलेगा ही, निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी है निकलने की, लेकिन जरूरी नहीं है 100% निकलेगा। यानी कि इफ द इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, द इलेक्ट्रॉन मे और मे कम आउट, मे और मे नॉट कम आउट, यानी कि निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। रीजन क्या है, सोच, तूने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दी, इसको निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम चाहिए थी, तो ये तुरंत निकल गया। पर तूने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकलना चाहता था, पर ये टकराया टकराया टकराया, अंदर इसकी एनर्जी समाप्त हो गई, बाहर निकल ही नहीं पाया, बाहर निकल ही नहीं पाया। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, दोनों को निकलने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 से तो ज्यादा ही दे रहा हूं दोनों को, पर जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो तुरंत निकल गए, पर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन उनको निकलने में क्या है, एनर्जी लॉस हो सकती है। तो यानी कि जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है वो 2 चीजों में जाएगी। सबसे पहले एनर्जी कौन लेगा, वर्क फंक्शन लेगा। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होते इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन के कोलिजन बहुत सारे हो रहे हैं तो एनर्जी अगर कोलिजन में सारी खराब हो गई तो बेटा बाहर आ भी सकता है, आ भी जाएगा। मान ले हो सकता है, इमेजिन कर, एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चला गया वर्क फंक्शन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अब तूने क्या किया, ये टकराया टकराया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में लूज हो गई, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हुई, 2 तो वर्क फंक्शन में चली गई, 1 कोलिजन में चली गई, तो बची कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान ले तूने इसको क्या मिला, एक एनर्जी मिली, कितनी बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टकराया 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 बाहर निकल गया। तो हो सकता है इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, तो 2 तो उसको सबसे पहले अपनी जगह से हिलने के लिए चाहिए थी, तो 2 मिल गई तो हिला, हिलते ही अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास एनर्जी है। अभी अंदर कोलाइड किया, अंदर करते करते हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की खर्च हो जाए, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हुई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो भी फोटोन एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, सबसे पहले वो एनर्जी जाएगी वर्क फंक्शन में। अभी भी एनर्जी बची हुई है कुछ, यानी कि जैसे 5 दी थी, 2 चली गई वर्क फंक्शन, अभी 3 बची हुई है, तो 3 के कारण वो चलना चालू होगा। अगर जो कोलिजन में एनर्जी है वो 3 जूल से कम ही लॉस हुई है
तो बची कुछ एनर्जी क्या है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी बचेगी उसके पास। यानी कि आपने 5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, 2 निकलने के लिए चाहिए थी, 2 अंदर खर्च हो गई, तो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपने 5 एनर्जी दी, 2 इसकी वर्क फंक्शन में चली गई, 1 इसकी कोलिजन में चली गई, तो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हर एक निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, अलग अलग है। तो इमेजिन कर सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, सर उस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको निकलने के लिए वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिलते ही वो निकल गया, कोलिजन किया ही नहीं। क्योंकि कोलिजन होता तो एनर्जी लॉस होता, तो उसने कोलिजन अगर हुआ ही नहीं तो एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं, तो केवल उसको मिनिमम रिक्वायर्ड में मिलते ही जो बाकी बची हुई एनर्जी किसमें चलेगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जो एनर्जी डाली है वो माइनस वर्क फंक्शन। यानी कि 5 डाली थी, 2 वर्क फंक्शन था, तो जो 3 बची हुई है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और 3 या 3 से कम ही एनर्जी होगी बाकी इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल गए बिना किसी कोलिजन के तो उनकी एनर्जी तो 3 हो जाएगी एग्जांपल के हिसाब से, और जो कोलिजन कर करके बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, 3 या 3 से कम, 0 भी हो सकती है। 0 का मतलब क्या है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं। इसलिए मान लो मैंने 100 अच्छे फोटोन डाले, यानी कि जिनकी औकात थी निकालने की इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 100 फोटोन डाले जिनकी एनर्जी कितनी थी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन 100 के 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाए जरूरी नहीं है, निकलने वाले 20 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, हो सकता है 80 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहते तो थे, पर जो भी एनर्जी उनके पास एक्स्ट्रा थी वो अंदर कोलिजन में ही खर्च हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ हाँ हाँ, डन, यस। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी माइनस 5, खत्म कहानी। अब देख, अगर आपके पास एनर्जी इंसिडेंट 5 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट इजेक्ट, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं बहुत ज्यादा। अब आता है एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू के मैक्स। जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम या बराबर होगी। उसके बाद सभी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, यस, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं है, अलग अलग है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ईवी नोड के बराबर भी होगा, क्योंकि हम अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ही रोक डालेंगे पोटेंशियल लगा के, उल्टा पोटेंशियल लगा के, तो क्या होगा, आपके पास अब कोई भी करंट नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू बाई माइनस 5 है, तो ई वी नोड इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 हो गया, तो वी नोड किसके बराबर गया, एच न्यू बाई ई माइनस 5 बाई ई। तो यहां से आप देख सकते हो अगर आपको वी नोड और म्यू का ग्राफ बनाना पड़ जाए, वी नोड और फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना पड़ जाए, तो देख ध्यान से, वी नोड और फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना पड़ गया, तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि इसका जो इंटरसेप्ट है वो कितना आएगा, नेगेटिव, और जो h बाई ई है वो क्या है, स्लोप है। तो यानी कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया जाए तो उसका जो स्लोप आएगा वो सभी मेटल्स के लिए सेम आएगा, कि उसका स्लोप कितना आ रहा है, h बाई ई आ रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला देख, जो स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस म्यू है, यानी कि ये वाला न्यू है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m किसके बराबर आ गया, h के बराबर, तो ये भी कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो भी हर एक किसके लिए बेटा, सॉरी स्लोप है वो भी क्या है, हर एक मेटल के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, यस। तो ये सारे पॉइंट हो गए आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन के, बहुत ही प्यारी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन के द्वारा। तालियां हो जाए आइंस्टीन के लिए, तालियां हो जाए दादा के लिए। ठीक, आगे बढ़े, कितना टाइम हो गया, 57 मिनट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वो बेटा ई वी नोड के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला आपने अब देख भी लिया अब तो वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है एच न्यू माइनस 5। और मैंने बताया था बेटा इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करिए, एन पे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने का मतलब क्या है, एन को बढ़ाया घटा रहे हो, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स गिरिंग पर सेकंड बढ़ा रही हो घटा रही हो, तो यहां तो कहीं एन है ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एन पे डिपेंड नहीं करता, तो वो सिर्फ म्यू पे डिपेंड कर रहा है, न्यू पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि इंटेंसिटी से बढ़ाने, अलग अलग इंटेंसिटी लेने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेम रहेगा। अब देखा हमने कि अगर मैंने पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया कि निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो बताओ जिस एक इंटेंसिटी I1 है, एक इंटेंसिटी I2 है, एक इंटेंसिटी I3 है, तो इनके लिए जो करंट आया है बेटा, एक के लिए इतना आ रहा है, एक के लिए इतना आ रहा है, एक के लिए इतना आ रहा है, जो सैचुरेशन करंट है। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन डले थे, जो निकले थे, वो सारे पहुंच गए। तो सैचुरेशन करंट बेटा थर्ड वाले का सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब थर्ड वाले में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, यानी कि थर्ड वाले में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा होंगे।
यानी कि थर्ड वाले में इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, तभी तो उस पर अच्छे फोटोन्स बहुत ज्यादा डले, तभी अच्छे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निकले और इलेक्ट्रॉन पहुंचने वाले भी ज्यादा हो गए। इसलिए पता लगे इन ग्राफ को देख के इंटेंसिटी 3 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 1। ये आई करंट नहीं, इंटेंसिटी है। ठीक, आगे देख, फोटो करंट और इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि देखो जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू एनोड, है ना। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रीचिंग जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे उतने ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकलेंगे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन भी उतने ज्यादा हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन एमिटेड किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, वो है आपके पास इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल। समझा बात को, कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस बात पे निर्भर करेगा, इंटेंसिटी पर। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ज्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जितने ज्यादा पहुंचेंगे उतना ज्यादा करंट आएगा आपके पास, खत्म कहानी। इसलिए क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है सब कुछ। आगे देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले लूं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा होगी, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, स्ट्रोकने वाला पोटेंशियल, ताकत जो है पोटेंशियल की वो ज्यादा चाहिए। तो आप देख पा रहे हो ये μ1 है, ये μ2 है, ये μt है फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए पोटेंशियल ये है, ये है, ये है। तो आप देख पा रहे हो ये पोटेंशियल कम है, ये ज्यादा है, और ये और ज्यादा है। तो जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा, तो μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये तो वैसे ही लॉजिकली समझ में आ रहा है। और अगर इंटेंसिटी सेम है, यानी कि अच्छे फोटोन्स गिरने वाले तीनों लाइट के लिए सेम है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों लाइट के लिए सेम है, तो पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों लाइट के लिए सेम होंगे, तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर ये ग्राफ जो है बेटा वो क्या है, डिफरेंट, यहां पे क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी। तीनों लाइट का क्या है, सेम इंटेंसिटी है पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है बेटा, ये ग्राफ क्या है बेटा, डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी, बट सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चा, यहां पर आप देख पा रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और ऐसा सा ग्राफ बनेगा। देख, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV नॉट, सॉरी, एच न्यू माइनस कितना, 5। सही बात है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होता है, EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। तो V नॉट किसके बराबर आ गया बेटा, एच न्यू, एच बाई ई इंटू न्यू माइनस 5 बाई ई। तो ध्यान से देखो, अगर ये y एक्सिस पर हो रेला है, ये x एक्सिस पर हो रेला है, तो ये क्या हो गया बेटा, स्लोप हो गया m, और ये 5 बाई ई क्या हो गया, या माइनस 5 बाई ई क्या हो गया बेटा आपके पास c। तो बेटा जो इंटरसेप्ट है देखो नेगेटिव दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, और वो 5 बाई ई के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि जो ये लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी बेटा, 5 बाई ई के बराबर, है ना बच्चा, 5 बाई ई के बराबर, खत्म कहानी। इससे यार मुझे क्या समझाऊं रे, पूरा चैप्टर मैंने तेको माइंड मैप में समझा दिया रे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आइंस्टाइन एक्सप्रेशन समझाई दिया मैंने आपको। चलो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर डी ब्रोगली जिसे हम बोलते हैं, ब्रोगली जो भी है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। आइए सवाल देखते हैं बेटा। सवाल क्या बोला, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। चलो पहले पिछले सवाल कुछ रह गए थे, पहले वो कर लेते हैं। आ जाओ, बीच में छोड़ दिया था ना वो सवाल, क्योंकि मैंने बोलता अभी पढ़ाया नहीं। अब देखो ध्यान से, अब बोला एक मेटल सरफेस है जिसको लैम्डा डाला गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया इतना, तो मैं बोलूंगा E इंटू 8 E इंटू वी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जो लाइट की इंसिडेंट लाइट माइनस में 5। अब बोला व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, तो अगर मैंने एच सी बाई 3 लैम्डा कर दिया तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 2 हो गया, तो E इंटू 2 हो गया, माइनस में 5 आ जाएगा। तो इसने पूछा द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस, तो बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है लैम्डा नॉट। किसके बराबर बेटा, लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट मतलब बेटा, या लैम्डा मैक्स बोल लो, वो किसके बराबर होता है, एच सी बाई में 5। यही तो था भाई, सब याद कर ले चाहे सवाल में। अब तुझे अगर क्या मिल जाए, 5 मिल जाए तो स्वाद ना आ जाए, बिल्कुल आ जाए सर। तो जरा इनको डिवाइड कर देते हैं बेटा। अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे बच्चा तो यहां से समझ में आ गया। अगर मैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड, इन दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, तो बताओ किसके बराबर आएगा, 4 इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इस तरफ ले आओ 5 को, तो बताओ
8e माइनस 5 अपॉन 2 सॉरी प्लस 5 2e प्लस 5 इज इक्वल टू HC से HC कट गया तो 3/1 आ जाएगा। सही बात है सर। तो यहां से आ गया बेटा आपके पास 8e प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा आपके पास 2e सॉरी 3 दूनी 6 6e प्लस में 3/5। तो यहां से समझ में आ गया बेटा जो मेरे पास 5 निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है बेटा 5 निकल के आ रहा है बेटा आपके पास, इधर ये चला गया 2 बचा, इधर आ गया 2 बचा, तो ये 5 आ गया बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू ई, 1 ई के बराबर आएगा ना, तो 1 ई वी तो हो गया बेटा 1 वोल्ट ही तो है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि जो लैम्डा नोड निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है बेटा आपके पास HC बाई में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे मान लो आपके पास। तो अगर मैं अच्छा लैम्डा की टर्म से पूछा है, यहां पर लैम्डा की टर्म से पूछा है बेटा, लैम्डा की टर्म से पूछा है तो आपने 5 की वैल्यू उठा के यहां डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। और ये बात क्लियर हो बेटा? हाँ यस, बहुत बढ़िया, शानदार है ना जी। तो यहां से आप क्या कर लो 5 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया आपके पास। बात क्लियर है क्या? ठीक है, ओके डन। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम, वाह। आ जाइए जी अगला देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑफ द सब्सटेंस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेटा? वर्क फंक्शन, यानी कि 5 किसके बराबर है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। अब बोला द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कोज, यानी कि लैम्डा मैक्स पूछ रहा है। अरे भाई भाई मैं पागल हो जाऊंगा भाई। HC बाय किसके बराबर? पाई के बराबर था, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपोन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया तो यहां से आ गया बेटा आपके पास बिडू 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 बिडू, ये आ जाएगा 400 यस 40 के लिए मैं कर सकता हूं 13, 413 के आसपास आ गया है, तो ये आंसर आएगा 414 मान लेते हैं, 1242 भी लेते हैं कई लोग, है ना, तो बी आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई सब, नैनोमीटर में खत्म कहानी। अगला देख लो भाई साहब, चलो आ गए भैया। अब आगे आते हैं सवालों पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी एज शोन इन द फिगर द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अरे भाई साहब इससे हल्का सवाल कोई जिंदगी में हो ही नहीं सकता भाई। देखो ढूंढ के दिखाओ मुझे इससे हल्का सवाल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू किसके बराबर है? H इंटू न्यू माइनस में 5 के बराबर होता है। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम y एक्सिस पर है, ये तो y हो गया आपके पास, और फ्रीक्वेंसी जो है वो x एक्सिस पर है, तो जो ये है वो क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो ये स्लोप क्या है बेटा आपके पास? h के बराबर, और ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, तो डी आंसर आ गया बेटा। सवाल ढूंढ के दिखा दे, मेंस में इतने लल्लू सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट कर सकता है। अगला देख, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसका मेटल का वर्क फंक्शन पूछ रहा है, तो भाई साहब इससे लल्लू सवाल दुनिया में नहीं मिलेगा। जो वर्क फंक्शन होता है वो H इंटू न्यू के बराबर होता है, न्यू नोड बोल लो आपके पास, यानी कि न्यू मिनिमम बोल लो आपके पास। तो जो वर्क फंक्शन है बेटा वो 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट कर लो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आ गया। और H की वैल्यू होती है बेटा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस में 34 जूल सेकेंड। तो देख जूल से जूल कट गया, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? पर सेकंड में। यही तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बेटा, हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा। तो लगभग लगभग अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, मान लूं एक बार इक्वल है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर ऊपर वाले 34, तो ये आ गया 15 हर्ट्ज। मेरी समझ से तो ये आंसर आना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो डी आंसर आ गया बेटा। यहां से भी कितना आंसर आ गया? डी आंसर आ गया। दादा ने बोला डी, तो डी, खत्म कहानी, लल्लुआ सवाल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वेरिएशन अप्लाइड पोटेंशियल, पोटेंशियल का एट टू डिफरेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी I2 ज्यादा है, I1 कम है, दो अलग अलग इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी अलग होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अलग रहेगा, सेम रहेगा, सेम वेवलेंथ है, यानी कि वेवलेंथ सेम है, यानी कि सेम वेवलेंथ है, मतलब लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1, यानी कि म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 1। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो यानी कि वी नॉट 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड वाले का और स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट वाले का सेम रहेगा। तो पहले तो देख लो सेम कहां से चालू हो रहा है, तो सिर्फ सी आंसर दिखाई दे रहा है, तो सी आंसर आपके पास आंसर आ गया। ये देख ले भाई साहब, दादा ने बोला सी, तो सी, खत्म कहानी, लल्लू सवाल। अगला देख भैया, ये आप फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और म्यू का दे रखा है ग्राफ। तो द स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ H बाई E, बिल्कुल सही बात है। M2 विल एमिट मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी
फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। यहां पर देखो ध्यान से, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ई वी नोड होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एच इंटू न्यू माइनस में फाई। तो जो वी नोड आ गया वो आ गया एच बाई में ई इंटू न्यू माइनस में फाई बाई में ई। तो ध्यान से देखो, अगर ये जो ग्राफ है वो ये वाई है और ये जो एक्स है, तो बेटा ये क्या हो गया, आपके पास स्लोप हो गया। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा आप एक बार चेक कर लेना, एकदम आसानी सवाल है। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, और फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है आप फ्रीक्वेंसी पर। तो आप देख पा रहे हो, जो आपके पास क्या बोलते हैं, जो ये वाला है बेटा, ये जो जीरो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या हुआ, वो आ गया बेटा आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या आ गया बेटा आपके पास, v इज इक्वल टू जीरो, वी नॉट इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, h बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो न्यू निकल के आ गया वो आ गया फाइव बाई एच। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो बेटा, एक का जो न्यू है वो इतना है, मतलब न्यू मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है आपके पास, यानी कि फाई पता लग गया आपके पास, M2 का फाई ज्यादा है और M1 का फाई कम है। तो आप एक बार देख पाओगे, आप लॉजिकल बात है बेटा, ये इसका फाई 2 आ गया, ये फाई 1 आ गया, तो देखने से पता लगा फाई 2 ज्यादा है फाई 1 से। कैसे पता लगा? जो अभी समझाया है। चाहे पीछे एक्सटेंड कर ले इसको, पीछे एक्सटेंड करते ही इंटरसेप्ट किसके बराबर आ रहा है, इंटरसेप्ट आएगा गुरुजी, ये इंटरसेप्ट आ रहा है फाई बाई ई के बराबर। तो फाई बाई ई में ई तो कांस्टेंट है, तो जिसका फाई बड़ा उसका इंटरसेप्ट बड़ा, यानी कि M2 का फाई बड़ा है। तो जिसका फाई बड़ा है, तो देखो फाई जिसका बड़ा है उसकी मैक्सिमम एनर्जी छोटी हो जाएगी अगर हमने सेम इंसिडेंट डाला है। तो यानी कि जिसका फाई ज्यादा है उसका क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो M2 will emit photo electron greater kinetic energy for the same incident same frequency। नहीं, M2 बोला ज्यादा एनर्जी का रिलीट करेगी, नहीं भाई साहब, जो कि उल्टा है, कम करेगी। तो भाई साहब फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ए ऑप्शन सही आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा सही आ रहा है। यस, दादा ने बोला ए, तो ए ही आंसर आएगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट 2.48, ठीक है जी, एच न्यू जो हमने एनर्जी डाली वो आ गई 2.48 का। स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉड या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो दे रखा है आपके पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ द भाई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होता है, एनर्जी इंसिडेंट 2.48 माइनस में फाई। हमसे पूछा क्या है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है, तो वर्क फंक्शन आ गया 2.48 माइनस में के ई मैक्सिमम, के ई मैक्सिमम आ गया 2.48 माइनस में 0.5 ईवी, मतलब ये आ गया आपके पास आंसर। तो ये आ गया 1.98 समथिंग। यस, ये आंसर मिल गया आपको, डी वाला। यस, दादा ने बोला डी, तो डी आंसर आ गया, खत्म कहानी। ये एकदम आसान आसान सवाल है, होमवर्क कर लेना, तुम्हें मजा आ जाएगा बेटा इसी माइंड मैप के अंदर। दो डिफरेंट है, वेवलेंथ अलग अलग है, इतना है, कर लेना भाई साहब। डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना जी, तो आपको बताना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है आपके पास एच सी अपॉन में फाई, एच सी अपॉन में फाई। तो भाई साहब जिसका फाई ज्यादा होगा उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगा। तो आपको देख पा रहे हो, अगर मुझे चाहिए लैम्डा नॉड बी माइनस लैम्डा नॉड ए, ये चाहिए मुझे, तो एच सी कॉमन आ गया, 1/5b वो है 4.5, और ये है आपके पास 1 बाई कितना है 9 है, ये आपके पास आ जाएगा बेटा जी। ठीक है बेटा जी, तो ये आंसर आ गया एच सी, नीचे आ जाएगा एलसीएम 9, यहाँ पे आएगा 2 माइनस में 1, तो यहाँ पे आ गया बेटा 1242 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 9। जो भी आंसर था नैनोमीटर में था सब कुछ, नहीं फाई था ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में था, तो यहाँ से आंसर निकाल लो बेटा जी। अरे बात क्लियर है क्या? आंसर निकाल लेना बच्चा, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो जो भी आंसर है यहाँ पे, आंसर जो भी आएगा नैनोमीटर में आंसर आएगा बेटा, ये आंसर निकाल लेना बच्चा। ठीक है, तो ये देखोगे ध्यान से, ये 9 एकम 9 होता है, 3 4 तो 9 3 27 हो गया। तो आपके पास 27 में से फिर कितना बचा, 4 7 2 72, 138 आ रहा है मेरे ख्याल से, 138 बी ऑप्शन आ रहा होगा, चेक कर लो। यस, बी ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया है ना। ये मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, देख लेना बेटा, मेरे ख्याल से आप कर लोगे। HW अगला बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रो इतना है, डबल द काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप करके देखना जरूर। भला अच्छा तो नहीं है इतना ऐसे, लेकिन आप कर सकते हो, जरूर करना इसको।
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये है, इतना है, लैम्डा वन इतना, टू मोनोटोनिक बीम है रिस्पेक्टिवली, इफ लैम्डा वन इज देन कितना होगा ये पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो K1 आ जाएगा आपके पास एच सी बाई लैम्डा वन माइनस में फाइव। काइनेटिक एनर्जी टू जो मैक्सिमम वो K2 के बराबर है वो आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा टू माइनस में फाइव। यहाँ से तो ये आ रहा है। उसके बाद समझ में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी वन प्लस में फाइव अपॉन काइनेटिक एनर्जी टू प्लस में फाइव। अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, ये करने के बाद डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। लैम्डा टू बाई लैम्डा वन आ रहा है आपके पास 1/3, या फिर लिख सकते हैं लैम्डा वन को तो यहाँ 1/3 आ गया। तो यहां से पता लगा 3K1 प्लस में 3 इज इक्वल टू K2 प्लस में 5। अब देख लो कौन कितना है, अब देख लो कौन कितना है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे बात क्लियर है क्या? बोला रे बोला, बोला रे बोला, क्लियर है बेटा? यस सर एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब सिर्फ मैथमेटिक्स लगा लेना भाई साहब, मेरे ख्याल से कर लोगे। आ जाओ। हाय राम, कुछ और नया देखें क्या? द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इतना इतना सरफेस इतना दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। तो भाई अगर मैंने लाइट इतनी डाली है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जितनी लाइट डाली है माइनस में 5। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.42 वोल्ट, तो 0.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा एच सी। एच सी को मैं रख देता हूं 1240 या 12400 अपॉन में 6630 एंगस्ट्रोम आ गया। और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रोम, बताया था ना माइनस में 5। तो यहाँ से मैं 5 निकाल सकता हूँ। मुझसे पूछा क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो मैं पहले 5 निकाल लूंगा, 5 के बाद मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। क्या बड़ी बात है रे, निकाल ले बेटा जो भी आंसर आ रहा है। 0 से 0 मर गया है, इससे निकाल ले बेटा जो भी आंसर आ रहा है। बेटा बेटा आंसर निकालना, यहाँ से 5 निकालोगे और जो 5 होता है वो होता है h इंटू न्यू मिनिमम या फिर न्यू नॉट। तो न्यू मिनिमम किसके बराबर आ गया? 5 बाई में h। बस ध्यान रखना यहां से 5 निकालोगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और h जूल सेकंड में है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेना फिर आंसर निकालना बेटा, ठीक है? आंसर आ जाएगा। इसको आप होमवर्क में कर लेना, मेरे हिसाब से कर लोगे भाई साहब मैक्सिमम क्वेश्चन तो अब आप, ठीक है? टाइम खराब नहीं करते हैं ज्यादा, कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में कराता रहूंगा मैं। आओ पहले अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, काफी हो गया। अब आता है बेटा कि जो आपके पास जो ये थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बेटा, वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। क्योंकि वेव नेचर में अगर हम लाइट को वेव नेचर मान लेते तो बेटा आपके पास कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आती। क्या कहती है समझ में नहीं आती? अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटीन्यूअसली। मुंह खोल के बैठा है और वेव आई जा रही है, तो कॉन्टिन्यूस एनर्जी आई तो एक समय के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। जबकि हमने देखा कि अगर एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी रखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 1 घंटे तक बैठे रहो देखते देखते कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो तुरंत लाइट डालते इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बिना टाइम लैग के। यानी कि अगर वेव मान लिया होता तो मैं सोचता वेव से तो लगातार एनर्जी आ रही है, लगातार एनर्जी आ रही है, तो एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी होते ही वो निकल जाना चाहिए। यानी कि कैसी भी एनर्जी डाल लो, कम एनर्जी वाली वेव डाल लो तो भी बेटा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब वेव नहीं हो सकती। उसके बाद इंटेंसिटी इज इंक्रीज। जब इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन शुड एमिट, क्योंकि भैया अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारी एनर्जी ले रहा है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। जबकि यहां पर देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ नहीं चेंज हुआ, वो सेम रहा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी द इंटेंसिटी सफिशिएंट देन एट ईच फ्रीक्वेंसी। अभी बताया कि अगर आपके पास इंटेंसिटी जितना भी एनर्जी है वो सफिशिएंट है आपके पास इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए थे। जबकि यहां पर हमने पाया कि कुछ फिक्स सेट ऑफ रेंजेस के लिए क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, यस सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैटर वेव, डी ब्रॉगली ने क्या किया बेटा? डी ब्रॉय बोलते हैं वैसे, लेकिन मैं डी ब्रॉगली बोलूंगा, मैं देसी आदमी हूं, तुम भी देसी आदमी, मुझे पता है। तुमने कभी सुना नहीं हो डी ब्रॉय, ऐसे बोलो डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय पे मत जाना भाई साहब, है ना? डी ब्रॉय वालों को पढ़ने दो, हम डी ब्रॉगली बोल देंगे, हम ब्रॉगली या ब्रॉगली बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डी ब्रॉगली साहब हैं उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मैटर वेव की वो की क्या बोलते हैं घोषणा की। उन्होंने बोला कि ये जो नेचर है ना वो सिमेट्रिक है। उन्होंने क्या बोला? नेचर क्या है? सिमेट्रिक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये वाली बात, चाहे पढ़ लेना जाके। हमने अपनी किताब लिखी तो एनसीईआरटी 10 बार पढ़नी पड़ी,
हमने देखा कि एनसीईआरटी में क्या 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 खूबसूरत बात लिखी हुई है। जब हम द कैटलिस्ट लिख रहे थे फिजिक्स के लिए, जब मैं और राजवन सर लिख रहे थे, तब जब मैं जो जो चैप्टर लिखता जा रहा था उसके अंदर मैं एनसीईआरटी को बार बार पढ़ रहा था, ताकि मुझे समझ में आए कि यार एनसीईआरटी में कोई छुपी हुई बात हमारी किताब में रहना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो नेचर है वो सिमेट्रिक है बेटा, यानी कि ये नेचर दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है एनर्जी, एक होता है मैटर। दिस एंटायर नेचर या यूनिवर्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली टू थिंग्स, वन इज एनर्जी एंड वन इज मैटर। तो डी ब्रॉय ने बोला कि अगर आपके पास एनर्जी के दो, यानी कि लाइट है, लाइट की एनर्जी के दो व्यवहार हैं, यानी कि क्या है आपके पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, क्योंकि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये वाईडीएस, ये सारे कैसे समझे जा सकते हैं, केवल वेव नेचर से समझे जा सकते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कैसे समझ सकते हैं बेटा, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो पाता है। तो यानी कि लाइट के दो दो व्यवहार हैं और ये दुनिया दो ही चीजों से मिलकर बनी है, एनर्जी और मैटर। तो यानी कि एनर्जी के दो व्यवहार हैं तो मैटर के भी दो व्यवहार होने चाहिए, दोगला व्यवहार होना चाहिए। तो मैटर यानी कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल तो है ही, पर वो वेव भी है। तो उसने बताया कि हर एक पार्टिकल इस दुनिया में जो मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, और उन्होंने बताया कि जो वेव है उसका वेवलेंथ किसके बराबर होगा, h/mv के बराबर होगा। यानी कि एक मासियस पार्टिकल, यानी कि जिसका एक मास है, एक पार्टिकल है तो उसका मास है, तो उस मास वाले पार्टिकल का, वो पार्टिकल नेचर तो वैसी है क्योंकि पार्टिकल है, तो उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव भी होती है, और उस वेव का वेवलेंथ किसके बराबर होता है बेटा, h/mv के बराबर। और इसी वेवलेंथ को बोला जाता है डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या है बेटा, एक मैटर, एक मूविंग पार्टिकल से जुड़ी हुई जो वेवलेंथ है उसे बोला जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो h/mv के बराबर होता है। आपको पता है बेटा, आपको पता है बेटा, मेरा पेन कहां गया, आपको पता है बेटा क्या कि काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ½ mv²। बिल्कुल सही बात है सर। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है बेटा, m से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो m²v² और नीचे m से डिवाइड कर दो 2m। तो m²v² किसके बराबर आ गया बेटा, मोमेंटम mv का स्क्वायर, तो मतलब mv का होल स्क्वायर, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से मोमेंटम पता लग गया बेटा, वो किसके बराबर हो गया, √2m काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि मैं h/mv को लिख सकता हूं h/√2m k, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। क्लियर मेरी बात। यानी कि मैटर वेव के जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो मैटर से एसोसिएटेड वेव, उसके फॉर्मूले बेटा ये हैं। लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है डेफिनेटली, और उसके बाद बेटा क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है आपके पास। आंसर आते रहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं, चाहो तो रिजल्ट याद रख सकते हो बेटा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V से क्या किया गया, एक्सेलरेट कराया गया। दोबारा सुन ले कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन में रखा गया, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू वी। ये Q इंटू वी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ गई बेटा आपके पास, Q इंटू वी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी QV के बराबर आ गई, तो इस फॉर्मूले में 2m इंटू QV रख दिया। V यहां पर क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं बेटा, तो H तो कांस्टेंट है ही सबके लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अगर डाटा रटना हो तो डेटा क्या है बेटा आपके पास, 12.27 बाय रूट वोल्ट, रूट वी मतलब वोल्टेज, 50 वोल्ट 100 वोल्ट जो भी होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया गया है, वो वोल्टेज यहां पे रख देगा, जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये डेटा याद रख लेना, तेरे लिए काम का होगा और कोई बात नहीं है। प्रोटॉन की बात करूं तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। एच की वैल्यू फिक्स है ही। सब कुछ पुट करने के बाद सॉल्व किया और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया तो पता लगा ये आ गया इतना, कितना 0.2863 अपॉन में वोल्ट एंगस्ट्रॉम, है ना, रूट वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ड्यूट्रॉन के लिए, हालांकि ये मत याद रखो, भले ही सिर्फ ये याद रख लो तो भी काम चल जाएगा। अल्फा पार्टिकल के लिए भी याद ना भी रखो तो चल जाएगा, लेकिन डिराइव कर लेना, डिराइव करना आना चाहिए, नहीं तो अल्फा पार्टिकल के लिए याद कर सकते हो, ड्यूट्रॉन को छोड़ सकते हो, अल्फा पार्टिकल का याद कर लेना, 0.1012 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा। अगर मुझे न्यूट्रॉन का देखना पड़ जाए तो न्यूट्रॉन का तो बेटा चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो सर मैं क्या करूंगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो हो सकती है ना भाई, कोई पार्टिकल चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो हो सकती है। तो भाई साहब अनचार्ज पार्टिकल का देख लो कितना होगा, 2m k से निकाल लेना आंसर। भैया मास ऑफ फिक्स है, h फिक्स है, 2 फिक्स है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.2863 रूट के। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखनी है, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो।
हमने मैनिपुलेशन इस तरीके से किया है कि काइनेटिक एनर्जी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। आगे देखिए, गैस मॉलिक्यूल है, अगर उसका क्या निकालना है बेटा, लैम्डा निकालना है, तो गैस मॉलिक्यूल की आपने एनर्जी पड़ी थी F/2 kT। कितना F/2 kT? F क्या है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास। अब अगर मैं बात करूं टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, चलने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, F/2 kT, बिकॉज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशन मोशन ओनली, केवल चलने के कारण क्या आ रही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है। देयरफॉर फॉर एनी गैस मॉलिक्यूल बेटा कितना आ जाएगा, चलने वाली एनर्जी कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो 3/2 kT पुट कर दिया। के यहां पर क्या है, नॉट काइनेटिक एनर्जी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है बेटा, यहां पर जो ये स्मॉल के है बेटा वो क्या लिखा हुआ है, जो स्मॉल के है वो क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये स्मॉल के लिख लेना, स्मॉल के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। ये क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है बच्चा। और अगर मैं आखिरी में बात करूं कि हमने एक बात पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम रहा होता है जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 में होता है ना। तो बोहर्स के जो सेकंड पोस्टुलेट है उसकी जो क्या बोलते हैं कार्रवाई है वो किसने किया, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो किसने की, डी ब्रॉय ने की। डी ब्रॉय ने अपने नियम लगाने के बाद काफी अच्छे समझा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमने के स्टेबल ऑर्बिट होते हैं वो वही क्यों होते हैं जो इंटीग्रल मल्टीपल हो, जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 होते हैं। उन्होंने बोला जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो वेव जनरेट कर रहा है, अगर वो वेव क्या होगी बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस है बेटा 2πr जो है वो किसके बराबर हो गया बेटा, n लैम्डा के बराबर होगा। यानी कि ये सर्कमफ्रेंस है वो एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, चार वेवलेंथ, इसके मल्टीपल में आ रही है सर्कमफ्रेंस। यानी कि जो वेव बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, स्टैंडिंग वेव बनती है। कैसी वेव बनती है बेटा, कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव, कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव। और जब स्टैंडिंग वेव बन गई बेटा तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, और एनर्जी का लॉस नहीं होता तो ऑर्बिट कैसे होते हैं, स्टेबल ऑर्बिट होते हैं। तो ये क्या, फॉर स्टैंडिंग वेव। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सर? सही बात है। तो अभी अभी देखा लैम्डा आ गया h/mv और 2πr आ गया n लैम्डा के बराबर। तो यहां से पता लग गया बेटा mv, यहां से कुछ कुछ वैल्यूज निकालो जरा ध्यान से। तो ध्यान से देखो बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ गई यहां से 2πr/n। तो देखो ध्यान से, 2πr/n इज इक्वल टू h/mv आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान से देखो, mv को इधर ले जाओ, बाकी को इधर ले जाओ, इंप्लाइज ये किसके बराबर आ गया बेटा, mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहां से मुझे समझ में आ गया बेटा कि यस, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन के घूमने का एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है बेटा, nh/2π है, तो मेरी जो वेव्स बन रही है उसके चलने के कारण, क्योंकि हमें पता है घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब दिक्कत क्या थी बेटा रदरफोर्ड के मॉडल में, कि उसने बोला इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसने भी बोला इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है बेटा, ईएम वेव जनरेट करता है। तो दिमाग में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते वेव जनरेट कर रहा है तो इसकी एनर्जी लॉस होनी चाहिए, एनर्जी लॉस होनी चाहिए तो भाई सब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कम होते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, तो एटम अनस्टेबल होना चाहिए था। फिर बोहर्स आए, बोहर्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π में होता है, सेकंड पोस्टुलेट है बोहर का। तो ये आया कहां से, तो डी ब्रॉय ने बोला क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर है, तो उस ऑर्बिट के अंदर बेटा वो क्या है, जो वेव जनरेट करे तो गई, क्योंकि घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड तो ईएमएफ तो जनरेट करेगा, पर वो वेव किस फॉर्मेट की है, स्टैंडिंग वेव है, और स्टैंडिंग वेव है तो बेटा एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो यानी कि वेव भी जनरेट हो गई, काम को काम, मजो को मजो, सारी दिक्कतें खत्म हो गई। सबने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि घूम रहा है, घूमने का मतलब एक्सेलरेशन तो है ही, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही, तो ईएमएफ जनरेट करेगा। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी यही बोलती है। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये वाली बात बोलती है, तो वेव निकलेगी तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस मतलब एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब समझ में आ गया डी ब्रॉय के बाद कि जो वेव जनरेट हो रही है वो तो हो तो रही है, पर वो स्टैंडिंग वेव हो रही है, और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो इसलिए बेटा वो कंडीशन डिराइव की तो किसके बराबर आ गई, nh/2π के बराबर आ गई, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो ये आपके पास पूरा चैप्टर था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसके अंदर ने धुआं धुआं तरीके से सब कुछ खत्म कर दिया है। अब एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर सवाल चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। आ जाओ, बस एक दो सवाल और कराऊंगा। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय द रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल इज 1/√m। m मास नहीं बेटा, कोई वैल्यू है, m की वैल्यू बतानी है। अरे भाई साहब, लैम्डा अल्फा पार्टिकल वो आ जाएगा h/2 मास ऑफ अल्फा इंटू q ऑफ अल्फा इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v।
और लैम्डा 4 प्रोटॉन किसके बराबर आएगा, वो आएगा H अपॉन में अंडर रूट में 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन इंटू क्यू ऑफ प्रोटोन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो नियरली इक्वल टू 4 मास ऑफ प्रोटोन होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है बेटा वो कैसा होता है बेटा, उसके अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटोन एंड 2 न्यूट्रॉन हैं, है ना। ये क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो इसका जो चार्ज है बेटा वो किसके बराबर आएगा, क्यू अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्रोटोन के बराबर, यानी कि 2 इंटू ई के बराबर, 2 ई के बराबर। और यहां पर आप देखोगे तो निकाल लो, डिराइव मतलब डिवाइड कर लो बेटा, तो आपको समझ में आ रहा है। ध्यान से देख, लैम्डा अल्फा और लैम्डा प्रोटोन किसके बराबर आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो पता लगा ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो अंडर रूट में बचेगा बेटा मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। तो ध्यान से देखिए आ गया अंडर रूट में मास ऑफ प्रोटोन अगर m है, चार्ज ऑफ प्रोटोन अगर e है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m है और चार्ज ऑफ e है 2e है। तो m से m कट गया, e से e कट गया, तो 1/√8 आया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 8। m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8। दादा ने बोला सी आंसर, तो सी ही होगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते बेटा, ये सवाल होमवर्क अति लल्लू सवाल, देख पाओगे मेंस में कैसे सवाल आ रहे हैं। सिर्फ 1.5-2-3 घंटे की तैयारी में ही मेंस के 50% ज्यादा क्वेश्चन तुम अभी करने लग जाओगे, तो सोचो 2 साल की तैयारी में तो क्या धुआं उड़ा सकते हो तुम। पेपर टफ नहीं है, पेपर टफ तुम मान के बैठे हो जेई को, है नहीं बेटा, कर लो, शाबाश। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया V1 से और डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा है, और अगर द पोटेंशियल V2 कर दिया तो डी ब्रॉय वेवलेंथ 50% डिक्रीज हो गई, बाय 50% हो गया। तो आपके पास द वैल्यू ऑफ V1 V2 है, खुद से कर लेना भाई साहब कि वेवलेंथ आधी हो जाएगी, ये तो समझ में आ जाएगा भाई साहब। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटोन एंड द ड्यूट्रॉन, तो प्रोटोन कितना होता है 1h1, ड्यूट्रॉन कितना होता है 1h2। प्रोटोन के अंदर एक ही प्रोटोन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटोन का मतलब प्रोटोन है, ड्यूट्रॉन का मतलब क्या है कि एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन है। ठीक, चार्ज सेम, मास दुगना। तो भाई साहब एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस Vp एंड Vd इज इतना दे रखा है। अरे यार इतना आसान सवाल, ले देख भाई साहब, लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा ड्यूट्रॉन, वो आ जाएगा H अपॉन में √2 मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटोन। नीचे आ जाएगा H अपॉन अंडर रूट में 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, पोटेंशियल ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ये आ गया बेटा आपके पास अंडर रूट में, ये आ गया अंडर रूट में मास ऑफ ड्यूट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2m आ गया, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन E सेम ही तो रहता है, और मास ऑफ प्रोटोन तो P है ही, अच्छा Vd भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया m, ये चार्ज है E, और ये आ गया Vp। तो बेटा m e कट गए, तो यहां से ये 1/√2 दे रखा है, तो 1/√2 निकल के आ रहा है बेटा आपके पास अंडर रूट में 2Vd अपॉन Vp। जरा स्क्वायर कर दो, आंसर निकाल लो, तो Vd अपॉन Vp किसके बराबर आ रहे हैं, 1/4 के बराबर निकल के आएगा। तो अब क्या पूछा है बेटा, Vp/Vd पूछा, 4:1 आंसर आ जाएगा। डी आंसर दिखाई दे रहा है मुझे क्लियरली, डी आंसर। दादा ने बोला डी, तो डी होगा, कोई नहीं बदल सकता इस बात को। ठीक है बेटा, डी आंसर है, चेक कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, कर लोगे। यस, ये बहुत आसान सवाल है, सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है, बहुत आसान, अति हलवा अति हल्का सवाल। ठीक है बेटा, चलिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूंगा, है ना, बाकी आप करते रहिए। लेक्चर को लंबा नहीं रखते हैं क्योंकि अब मेरी तरफ से सिर्फ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो भी मैंने बहुत सारे तो करा दिए, कम से कम 20 के आसपास सवाल हमने कर लिए होंगे आराम से पूरे चैप्टर में। इतने बहुत है एक माइंड मैप के हिसाब से। तो अगली बार मिलेंगे बेटा अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हो सकता है ये चैप्टर जब अपलोड हो तब तक वेव ऑप्टिक्स ना हो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने ये चैप्टर पहले ही टाइप करा लिया था टाइपिस्ट से, तो हो सकता है वेव ऑप्टिक्स आपको इसके बाद मिल जाए, तो घबराना मत। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा, बाय।